जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए आज हम सोशल साइंस का एक नया जो हमारे सोशल साइंस में 4 बुक्स आते हैं, आपको पता होगा 10th स्टैंडर्ड में एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या फिर SST का हो, वहाँ पर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन अब हमारी टीम जल्द ही उसके सब्जेक्टिव कंटेंट भी आप लोगों के बीच लेके आया है। तो हमारा पहला ये सब्जेक्टिव कंटेंट का पहला वीडियो जो है, ये आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति यानी हमारा जो बुक है पॉलिटी का, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डेमोक्रेसी। तो ये हमारा पॉलिटी का क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी का, इसका नाम है राजनीति विज्ञान। इंग्लिश में यही बोलते हैं पॉलिटिक्स साइंस, हिंदी में बोलते हैं राजनीति विज्ञान। इसको बहुत से स्टूडेंट्स अपने कॉमन लैंग्वेज में नागरिक भी बोलते हैं, नागरिक। तो अपने कहने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका हमारा जो पूरा राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी है, वो डिपेंडेबल है हमारे व्यवस्था पे, हमारे देश की व्यवस्था पे। आखिर हमारे देश में किस तरह की शासन व्यवस्था चलती है। तो आपको पता होगा हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी लोकतंत्र, इसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी, जिसको हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती है। अब ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा तो नहीं है, तो बहुत बड़ा। अगर मैं इस पर अगर डीपली चर्चा करूँ तो महीने 1.5 महीने लग सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये हमारा एक छोटा कंटेंट है। मैं उसी लेवल से इसको बताऊंगा आखिर ये लोकतंत्र है क्या, इसके क्या क्या स्तंभ है, ये किस तरीके से काम करती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा ये लोकतंत्र है, ये क्या कहता है, लोकतंत्र होता क्या है। तो हमारे हिंदी की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आप उसके वर्ड को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके उसका मीनिंग जानने की कोशिश करोगे तो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग निकलता है। ये हमारे हिंदी यानी हमारे हिंदी के वर्ड के ऐसा एक प्रॉपर्टीज है। आइए हम बात करते हैं लोकतंत्र की। आप इसको डिवाइड करो, यानी मैंने लोक को अलग कर दिया, तंत्र को अलग कर दिया, तो ये बन गया लोक प्लस तंत्र। आपको पता होगा लोक कहे तो क्या, लोक कहे तो क्या, लोक का मीनिंग क्या होता है। तो लोक का मीनिंग हो गया लोग। लोग में कोई भी हो सकता है, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे सभी। और तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी लोगों की व्यवस्था। तो लोगों की व्यवस्था कहने का क्या सेंस हुआ, कहने का मतलब यानी किसी देश का या किसी देश में ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी गई हो और लोगों पर लागू हो, ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे सटीक और सबसे आसान परिभाषा हमारे अमेरिका USA के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय जी ने दिए थे, जो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए तथा जनता के ऊपर लागू की गई एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। इसमें हमें अधिकार क्या होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आपको अपना जनप्रतिनिधि कहने का मतलब आपको अपना नेता जानते हो ना, इसको कौन नहीं जानेगा। यानी हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट करेगा एज लाइक MLA MP, यानी विधायक हो गया हमारा विधानसभा चुनाव के लिए, और हमारे सांसद जो लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित होते हैं। तो हमें अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। तो हमें जब अपना अधिकार हो नेता चुनने का जो हमारे ऊपर राज करेगा, तो हम उनसे व्यक्ति को जहाँ पर हमें चुनने का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन आप जस्ट कुछ और व्यवस्था में चले जाओ, जैसे आप चले जाओ राजतंत्र में। यहाँ पर क्या होता है, राजतंत्र कहने का मतलब राजा का शासन। यहाँ पर आपको सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर जो राजा है वही राज करेगा, वही शासन करेगा। तो यानी हम जनता को, वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का अपना राजनयिक चुनने का अधिकार नहीं है।
तो क्या वो हम पे हमारे लिए अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, तो हमें उसमें सस्पिशन होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, हमें अपने जनप्रतिनिधि चुनने के, यानी हमें अपने नेता चुनने के पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। तो अगर वो ढंग से काम नहीं करता है, सही से काम नहीं करता है, भ्रष्टाचार करता है, या फिर किसी तरह का दुर्व्यवहार करता है, कहने का मतलब सरकार के द्वारा दिए गए पैसों का वो सही तरीके से जनता के विकास के लिए काम उपयोग नहीं करता है, तो हम उस नेता को अगले चुनाव में, अगले इलेक्शन में उसको हम वोट ना देकर उसे हटा सकते हैं। तो ये अधिकार हमें प्राप्त होता है किसमें, लोकतंत्र में। लेकिन आपको दूसरी शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लोकतंत्र जो है ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट शासन व्यवस्था लोकतंत्र को ही माना जाता है। तो आज लगभग दुनिया के कुछ देशों को छोड़ के मैक्सिमम देशों में ऐसी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे ये लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से काम करती है, इसका स्तंभ क्या क्या है। अगर आप इसके स्तंभ को जान गए तो क्लास 10th स्टैंडर्ड में बस उसके स्तंभ के बारे में बात किया गया। तो आइए हम इसके स्तंभ के बारे में जानते हैं। हमारा जो लोकतंत्र है इंडिया में, भारत का जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसके 4 स्तंभ हैं। अब वो चारों स्तंभ कौन कौन से, बारी बारी से हम उसको जानते हैं। पहला हमारा विधायिका, दूसरा हमारा कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा है मीडिया। यानी हमारे देश में, इंडिया के लोकतंत्र के ये महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब हम बारी बारी से जानेंगे विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, मीडिया क्या होता है। अगर आप इन चारों चीज़ों को समझ गए तो मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड का बिहार बोर्ड के जो आपके पॉलिटी का बुक है उसका आप 50% भाग समझ जाओगे, अगर आप इस 4 चीज़ों को बस समझ जाते हो तो। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले विधायिका। ये विधायिका क्या होता है, तो विधायिका यहाँ पे कहने का मतलब, विधायिका यानी जो नियम एवं कानून बनाता है। तो नियम और कानून बनाता कौन है, या फिर पास कौन करवाता है, तो हमारे और आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी नेता, जैसे MLA और MP। अब ये MLA क्या होता है, MLA हमारा होता है जो विधानसभा इलेक्शन में, यानी हमारे राज्य में जाके चुन के हमारे लिए काम करता है, और MP जो लोकसभा यानी देश के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, यानी देश के लिए काम करता है। ये राज्य में निर्वाचित होते हैं और ये देश के लिए निर्वाचित होते हैं। तो दोनों का अलग अलग काम होता है। तो जो भी हमारे MP होते हैं, सांसद होते हैं, वो संसद में जाके, जैसे मान लो हमारे देश में कुछ साल पहले 2016 में मोदी जी आए और बोल दिए जो भाइयों एवं बहनों अब नोटबंदी होगी, तो क्या वो अचानक ऐसे बोल गए? नहीं, उससे पहले क्या करना पड़ा उनको, अपने जितने भी उनके सांसद थे उनके 2/3 लोगों को सबसे पहले ये उससे पास करवाया गया कि क्या आप इसके पक्ष में वोट देते हैं या नहीं, क्या ये कानून सही है कि नहीं कि हम नोटबंदी कर सकते हैं अपने देश में या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने जितने भी सांसद थे जो उसके पक्ष में थे या जो विपक्ष में थे, उनसे उन्होंने अपना सहमति मांगा। तो अगर 2/3 बहुमत, आपको पता है हमारे सांसद में टोटल 543 सीट है, अगर उसका 2/3 सांसद मोदी जी के पक्ष में वोट दे दिए होंगे जो हाँ नोटबंदी होनी चाहिए, तो वो बिल पास हो गया। तो वो जो कानून बना नोटबंदी वो किसने बनाया? वो बनाया हमारे विधायकों ने, यानी हमारे द्वारा चुने गए नेताओं ने। तो वो हमारा काम कौन किया? हमारे विधायिका। आप मोटा मोटी समझ गए होंगे विधायिका क्या होता है, यानी जो कानून को बनाता है या फिर बनाने में अपना योगदान देता है, वो होता है हमारे विधायिका। ये काम होता है मुख्यतः नेताओं का, हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिवों का। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका। ये कार्यपालिका क्या होता है? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मोदी जी आए और बोल दिए जो नोटबंदी होगा, तो क्या मोदी जी खुद आके हर एक राज्य में, हर एक जिला में, हर एक गांव में नोटबंदी करवाएंगे?
ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वो ये काम सौंपता है किसको? कार्यपालिका को, यानी जो पूरे देश में प्रशासन को चलाता है। इस तरह से हम इसको एक प्रशासन भी बोल सकते हैं। प्रशासन कहने का मतलब हमारा पुलिस हो गया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीडीओ हो गए, डीएम हो गए, ये सब क्या होगा? प्रशासन। तो कानून बनाया मोदी जी ने, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? लागू कौन करवा रहा है? हमारे पुलिस करवा रहे हैं, हमारे प्रशासन करवा रहे हैं। यानी जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। समझ गया? और देखिए अब समझते हैं न्यायपालिका क्या होता है। उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बागर टाइप होते हैं, यानी जो कानून का पालन नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पुराने 1000 और 500 के नोट अभी भी रखे होंगे। तो वैसे व्यक्तियों को क्या मोदी जी आके खुद पकड़ेंगे? नहीं। वैसे व्यक्तियों को कार्यपालिका यानी पुलिस के द्वारा पकड़ के क्या उसे सीधे उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है? नहीं। आप उस पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हो और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा आप उसे कहाँ ले जाओगे? न्यायालय में। और जो उसके दंड का जो उसका मतलब उसके द्वारा किए गए काम का जो दंड देगा वो कौन देगा? न्यायालय। यानी जो कानून बनाया वो विधायिका, जो कानून लागू करवाया वो कार्यपालिका, और जो कानून न माना उसको जो दंड दिया वो हमारा हो गया न्यायपालिका। तो अब आप मोटा मोटी हर एक बात को समझ गए होंगे। कानून बनाने वाला विधायिका, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला कार्यपालिका, लागू करवाने वाला कार्यपालिका, और जो व्यक्ति कानून का पालन न करे उसको सजा देने वाला कौन? न्यायपालिका। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे लोकतंत्र के, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मीडिया की। ये एक स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कहने का मतलब इसको किसी से भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछने का अधिकार है। मीडिया आप सभी जानते होंगे क्या? मीडिया के मतलब क्या? यानी जो भी हमारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह है, जो भी हमारे अखबार छापते हैं, ये सब हो गया मीडिया। यानी इसको पूरी आज़ादी है कि आप किसी के ऊपर, चाहे आप विधायिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरह की एक्सक्यूज लगा सकते हो। कहने का मतलब उस पर क्वेश्चन दाग सकते हो। आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है जो कौन सा क्षेत्र काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, आपको उस विषय में आप उसे आसानी से पूछ सकते हो। यानी इसको पूर्णतः स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप लोकतंत्र के इस चारों स्तंभ के बारे में जान गए होंगे। हम फिर से एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। मैंने कहा हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटा दिया गया। अभी धारा 370 क्या था ये आप लोग को पता होगा। यानी इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और वहाँ पे एक अलग प्रकार की झंडा भी था, अलग उसका अपना राष्ट्रगान भी था। तो 370 हटने के बाद अब वो भारत का अखंड हिस्सा हो गया है। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ ही उसको राज्य के दर्जा से भी उसको अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया। यूटी में कहने का मतलब यूनियन टेरेटरी, स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश, यानी लद्दाख और जम्मू श्रीनगर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो ये 370 क्या मोदी जी के पप्पा का दिन था कि वो दिन में यहाँ पे लागू कर देंगे और हटा देंगे? नहीं। ये 370 हटाने के लिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सारे सांसदों से सहमति लेनी पड़ी होगी। उनको 2/3 बहुमत से उस कानून को पास करवाना पड़ा होगा, तब आप जम्मू कश्मीर से ये इतना बड़ा कानून हटा सकते हो। तो सबसे पहले मोदी जी क्या किया? ये प्रस्ताव संसद में लाए जो क्या जम्मू कश्मीर से 370 हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो जब उसके 2/3 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट दिया होगा जब हाँ ये कानून वहाँ से हट जाना चाहिए, तब सरकार ने वहाँ से जम्मू कश्मीर से ये 370 धारा वहाँ से हटा दिया। अब ये धारा हटने के बाद वहाँ पर तो दंगा होगा, जाहिर सी बात है। वहाँ के मुख्यमंत्रियों को नज़रबंद कर दिया गया, तो वहाँ पर तो दंगा होने के पूरे चांसेज है। उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर कार्यपालिका को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप वहाँ पर प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम मेंटेन करके रखेंगे ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की गतिविधि, अनचाही गतिविधि न देखने को मिले। तो इससे क्या हुआ? पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रख दिया गया और पूरी तरह से पुलिस तथा आरपीएफ, सीआरपीएफ जवानों को मुस्तैदी कर दी गई। लेकिन उसमें से कुछ 1-2 ऐसे व्यक्ति भी थे जो सरकार के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे, जो नहीं वापस लो। तो क्या उसको पुलिस पकड़ के, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाए
पूछताछ के सीधे कहाँ ले गई, उस पर FIR करने के बाद उसे न्यायालय ले गई और उसको दंड देने का अधिकार किसको था, न्यायपालिका को, यानी हमारे कोर्ट को। तो कोर्ट भी हमारे देश में 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यानी जो राष्ट्रीय मामला होगा उसका निपटारा करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे राज्य के मामले होते हैं उसका निपटारा करता है हमारे हाई कोर्ट। अब ऐसा नहीं है हर राज्य के मामला हाई कोर्ट का ही निपटारा करेगा। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया है कि जो उसका केस का सुनवाई सही तरीके से राज्य कोर्ट में नहीं हो रहा है, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकता है। और एक हमारे छोटे स्तर के कोर्ट होते हैं जिसे सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय भी बोला जाता है, जिला कोर्ट। तो ये हमारे न्यायपालिका के 3 अंग है। अब इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आपको पता होगा न्यायालय में कौन काम करता है। वहाँ पर तो कोई आर्मी जाकर काम नहीं करेगा, वहाँ पर तो या कोई जज काम करता है या वकील काम करता है, या जो भी इस पेशे से जुड़े हो जस्टिस से, वो व्यक्ति जाके यहाँ पे काम करता है। विधायिका में कौन कौन से व्यक्ति काम करते हैं, तो हमारे MLA जो है, MLA कहने का मतलब विधायक, यानी जो राज्य के लिए निर्वाचित होते हैं उसको बोलते हैं विधायक। MP कहने का मतलब विधायक और सांसद, ये हमारे विधायिका के अंग हो गए। कार्यपालिका का अंग कौन सा हो गया, तो ये हमारे हो गए पुलिस, DM, BDO और बहुत से यानी प्रशासन से संबंधित सारे अधिकारी हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं मीडिया में, तो मीडिया में तो पता होगा आपको, जितने भी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं, ये सब मीडिया के क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं वो मीडिया के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का राजनीतिक विज्ञान का लोकतंत्र का एक छोटा सा कंसेप्ट आपके स्टैंडर्ड यानी 10th के स्टैंडर्ड से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को इसका बहुत से जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझ में आ गया होगा। तो आप हमें कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा आज का ये छोटा सा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।